हेलो दोस्तों। आज हम लोग जेनेटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक्स जेनेटिक्स क्या होती है, जिसमें हम लोग जीन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें होती है स्टडी ऑफ जीन कॉल्ड जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ जीन कॉल्ड जेनेटिक्स, जिसमें हम जीन के बारे में पढ़ते हैं उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स उसके बाद हम लोग इनहेरिटेंस किसे कहते हैं वो सबसे पहले जान लेते हैं। इनहेरिटेंस को हम लोग हेरिडिटी भी बोलते हैं। हेरिडिटी, इनहेरिटेंस या हेरिडिटी मतलब सिंपली तरह से समझे तो जो हम लोग को कैरेक्टर अपने पूर्वज से आया है उन्हें हम इनहेरिटेंस या हेरिडिटी कहते हैं। इसका अगर हम लोग डिफिनीशन देखें तो आप लोग लिख सकते हैं कैरेक्टर इनहेरिटेड लिखे या इनहेरिटेड, यहाँ पे आप कम भी लिख सकते हैं इनहेरिटेड के जगह पे। कैरेक्टर इनहेरिटेड बाय ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट। जो कैरेक्टर पेरेंट से उनके बच्चों में आया है उन्हें हम हेरिडिटी या इनहेरिटेंस कहते हैं। उसके आगे हम लोग वेरिएशन देखेंगे। वेरिएशन होती है? वेरिएशन, जो कैरेक्टर हमारे पूर्वज के पास था वो कैरेक्टर अगर बच्चे में जा रही है तो उन्हें इनहेरिटेंस कहेंगे। और वेरिएशन कहेंगे जो कैरेक्टर हमारे पूर्वज के पास था और हम में नहीं आया, या जो कैरेक्टर पूर्वज में नहीं था और हम में आ गया। जो चीज़ हमें डिफरेंस हो गया कैरेक्टर में, जो चीज़ डिफरेंस हो गया हमारे पूर्वज और हम में, पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग में जो वेरिएशन आ गया उसी को हम लोग वेरिएंस कहते हैं। इसका डिफिनीशन देखें तो डिफरेंस लिखे, डिफरेंस और वेरिएशन बिटवीन प्रोजेनी एंड पेरेंट्स। जो बच्चे और पेरेंट्स के बीच में कैरेक्टर को लेके डिफरेंस आ गया उसी को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। आगे हम लोग सबसे पहले फादर ऑफ द जेनेटिक्स के बारे में, फादर ऑफ द जेनेटिक्स किसे कहते हैं ये जानेंगे। फादर ऑफ द जेनेटिक्स हम लोग मेंडल को कहते हैं। मेंडल के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले मेंडल का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। मेंडल जब ऑस्ट्रेलिया में वो पढ़ाई कर रहा था तो वो पढ़ाई करते करते वो डिप्रेशन में चला गया पढ़ाई करते करते। जब वो डिप्रेशन में चला गया तो उसने सोचा क्यों ना हम मॉन्क बन जाए। मॉन्क क्या होती है? जिसे मॉन्क हम उसे कहते हैं जिसको सिर्फ ईश्वर में विश्वास रहती है, ये दुनिया मोह माया सबका त्याग कर देता है, उसे हम मॉन्क कहते हैं। बन गया वो, तो मॉन्क बनने के बाद वो चर्च में रहना शुरू कर दिया। चर्च में रहते रहते एक दिन वो पी प्लांट चर्च में लगे हुए थे, तो वो पी प्लांट को बड़े गौर से देख रहा था। पी प्लांट का आपको साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पाइसम सेटेवम होती है। जब वो पी प्लांट को अच्छे से गौर से देख रहा था, ये कौन सा पी प्लांट था? गार्डन पी प्लांट था। ठीक, यहाँ से आप लोग ये सब बातें याद रखें।
तो वो अच्छे गौर से देख रहा था, तो उसने देखा कि कोई भी पी प्लांट या तो बहुत लंबे हो रहे थे या तो नहीं तो बहुत छोटे थे। कोई भी पी प्लांट इन दोनों के बीच के हाइट का नहीं था। वो सभी पी प्लांट हाइट, या तो पी प्लांट के हाइट बहुत बड़े होते थे या तो बहुत छोटे। कोई भी बीच, जैसे मान लीजिए इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है मान लीजिए, और इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है, तो कोई भी पी प्लांट 5 से 4 सेंटीमीटर का कोई भी पी प्लांट नहीं था। मतलब कोई भी पी प्लांट बीच के हाइट का नहीं था। तो ये देख के वो सोच में पड़ गया। तो उसने सोचा हम ये पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। और एक दिन वह सुबह सुबह जगा अपने चर्च में और एक्सपेरिमेंट करने के लिए निकल गया। वो कौन सा ईयर था जब वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए निकला? तो 1856 में वो अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। और ख़त्म कब किया? 1863 में। मतलब उसका एक्सपेरिमेंट का ईयर कितने साल का था? 7 ईयर का। 1856 से 63 तक। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। उन्होंने, मेंडल जो था, 1865 ईस्वी में एक लोकल न्यूज़पेपर में अपना वर्क जो था पब्लिश किया। वो जो एक्सपेरिमेंट किया उसका जो रिजल्ट उसे मिला था वो 1865 ईस्वी में वो लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया। लेकिन लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करने से उसका वर्क को उतना महत्व नहीं मिला जितना वो चाह रहा था। वो चाह रहा था कि लोग पी प्लांट के बारे में जाने, पर लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करने से कोई अच्छे साइंटिस्ट उसके वर्क को नज़र में नहीं लिया। लोग नज़र में नहीं लेने का कारण हम लोग आगे देखेंगे। तो वो लोकल न्यूज़पेपर नॉर्मल साधारण से लोग पढ़ते थे और उन्होंने कोई वर्क को उतना भाव ही नहीं दिया। तो 3 साइंटिस्ट थे 1900 ईस्वी में 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। यहाँ से आपको 2 सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले, मेंडल अपना वर्क कब किया था? 1856 से 1863 ईस्वी में, ये आप लोग याद रखें। उसके बाद वो 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे, ये याद रखें आप लोग। उन्होंने 1865 ईस्वी में अपना वर्क लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश किया और 1900 ईस्वी में उनके वर्क को 3 साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया। अब तीनों साइंटिस्ट के नाम आप लोग यहाँ देखें। डी वेरी पहले साइंटिस्ट थे, दूसरे साइंटिस्ट थे कारकोरस और तीसरे थे टेस्मार्क। इन्होंने 1900 ईस्वी में मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर करने के बाद एक सवाल आता है, मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया? Why मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट? मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया? सबसे पहला कारण, उसमें कंस्ट्रक्टिंग ट्रेट ज़्यादा होती है। कंस्ट्रक्टिंग ट्रेट क्या होती है ये आप लोग आगे वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग बस कंस्ट्रक्टिंग ट्रेट को देख ले। दूसरा कारण, इसके कारण को देख ले। दूसरा कारण, लार्ज नंबर ऑफ
सीड। पी प्लांट में जो था नंबर ऑफ द सीड बहुत ज़्यादा होता था। तीसरा कारण हम लोग ये एनुअल प्लांट था, ये पूरे साल प्लांट को पूरे साल हम लोग प्लांट को ग्रो कर सकते थे। यही तीनों कारण से मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। अब यहाँ से एक और सवाल उठता है, मेंडल इतना सक्सेस कैसे हो गया? मेंडल जो भी रिजल्ट दिया वो पूरी करेक्ट रिजल्ट दिया। तो सवाल उठता है, व्हाई वाज ही सो सक्सेसफुल? मेंडल इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया? तो इसका कारण था, सबसे पहला कारण था वो सैम्पलिंग, लार्ज सैम्पलिंग साइज। वो सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा करता था। जो भी दूसरा कारण था वो रिकॉर्ड, जो भी सैम्पलिंग वो करता था उसका प्रॉपर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को हम लोग रिजल्ट भी कहते हैं। जो भी प्रॉपर वो रिकॉर्ड करता था, सैम्पलिंग करता था, उसका वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करता था। उसके बाद तीसरा कारण, ही यूज मैथमेटिकल टूल। MATHEMATICAL मैथमेटिकल टूल एंड स्टैटिकल टूल्स। वो मैथमेटिकल टूल्स, वो फर्स्ट टाइम में वो फर्स्ट बंदा था जिसने बायोलॉजी में मैथमेटिकल टूल्स का यूज किया। यही कारण था कि उसका रिजल्ट एकदम करेक्ट आया था और वो इतना सक्सेसफुल रहा। तो मेंडल के हम लोग सक्सेस का राज जान गए हैं, और मेंडल पी प्लांट पे ही क्यों एक्सपेरिमेंट किया ये भी जान गए हैं हम लोग। तो हम लोग अब आगे देखेंगे क्योंकि मेंडल इतना अच्छा वर्क किया, इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, फिर भी लोग उनके एक्सपेरिमेंट को जान नहीं पाए। क्यों? अनरिकॉग्नाइज्ड इंटरनली हिज वर्क, उसका वर्क दबा रह गया। क्यों? तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। वो उसके वर्क को लोग उतना जान काहे ना पाए? क्या है कि उस समय जो था, सबसे पहला रीजन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वाज नोट गुड इन दोज टाइम। उस समय कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था। कोई फेसबुक नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई अच्छा न्यूज़पेपर में उसने अपने वर्क को पब्लिश भी नहीं किया था, जिससे लोग उतना जान नहीं पाए उसके वर्क को। इसीलिए लोग उसके वर्क को याद नहीं। और दूसरा रीज़न देखे तो उस समय के लोग मैथमेटिकल टूल को समझ नहीं पाए कि मैथ को कैसे लोग बायो में यूज कर सकते हैं, इसीलिए लोग उसके बातों पे ध्यान नहीं दिए। दूसरा रीजन था उसने मैथ का यूज किया और लोग ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा ये कारण था। और तीसरा कारण हम लोग देखें तो तीसरा कारण था वो कोई एक प्रूफ नहीं दे पाया, फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया। वो अपने ही एक्सपेरिमेंट जो वो किया था उसका कोई वो फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया। फिजिकल प्रूफ लोगों को नहीं दे पाया,
फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर्स, फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया और लोग उससे सहमत नहीं हो पाए, इसीलिए उसके कामों को उस टाइम पे उतना ध्यान नहीं दिया पाया। जब वही उसके 1900 ईस्वी में 3 साइंटिस्ट आके उसके वर्क को फिर से रीडिस्कवर किए, तब लोगों ने सोचा कि अरे मेंडल तो सही बोल गया। तब से उसे फादर ऑफ दी जेनेटिक्स बोला जाने लगा। तो हम लोग कुछ जेनेटिक्स का बेसिक टर्म देख लेते हैं। ठीक, बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्म जेनेटिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस, रुक जाइए, सब अगला स्लाइड में देख। बेसिक टर्म में हम लोग देखेंगे सबसे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में। HOMOLOGOUS, होमोलोगस, CHROMOSOME, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम होती पहले क्या है, देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम होती है सेम पोजीशन पे जो सेम जीन होती है, सेम पोजीशन पे सेम जीन होती है, उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। सेम पोजीशन पे सेम जीन का मतलब आप लोग देखिए, ये हम लोग का क्रोमोसोम है। देखिए इस पोजीशन पे, माफ़ कीजिएगा, इस पोजीशन पे अगर मान लीजिए यहाँ आई का जीन है इस क्रोमोसोम पे, ये मान लीजिए क्रोमोसोम फर्स्ट है, क्रोमोसोम नहीं ये तो अलील है, ये अलील पे आई कलर का जीन है और ये अलील पे आई कलर का जीन है। तो सेम पोजीशन पे जो ये पोजीशन है, यही पोजीशन पे इस पे भी जीन हो, सेम पोजीशन पे सेम पोजीशन पे सेम जीन हो, तो उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। अब मान लीजिए जैसे इस पोजीशन पे हेयर कलर का जीन हो, इस अलील पे हेयर कलर का, और यहाँ पे भी हेयर कलर का जीन हो, तो सेम पोजीशन पे सेम जीन हेयर कलर का ही हो, तो हम लोग उसे सेम पोजीशन पे सेम जीन हो तो हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम आप लोग समझ गए। हम लोग उसके बाद सेकेंड बेसिक टर्म में हम लोग लोकस के बारे में जानते हैं। लोकस क्या होती है, लोकस होता है पोजीशन ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पे कौन सा, क्रोमोसोम पे जो पोजीशन होता है उसे हम लोकस कहते हैं। जैसे कि ये हम लोग का क्रोमोसोम है, ठीक, ये क्रोमोसोम है और इस पे पोजीशन देखिए, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये सारे पोजीशन लोकस कहलाते हैं। ये सारे पोजीशन मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये सारे पोजीशन 1 2 3 4 5 6 ये सब लोकस कहलाते हैं। तो लोकस के बारे में समझ गए। तो हम लोग बेसिक टर्म तीसरा जीन और अलील के बारे में। जीन और अलील हम लोग बाद में समझेंगे, जीन और अलील से पहले हम लोग कैरेक्टर और ट्रेट समझ लेते हैं। तीसरा क्या है, कैरेक्टर और एंड ट्रेट। देखिए कैरेक्टर एंड ट्रेट क्या होती है। कैरेक्टर होती है, मान लीजिए जैसे आई कलर है, ठीक, आई कलर हो गया हम लोग का कैरेक्टर। आई कलर कैरेक्टर, आई कलर में अब कौन सा कलर है, आई वाइट कलर की है या ग्रीन कलर की है, ये उसका ट्रेट हो गया। समझ रहे हैं आप लोग। मान लीजिए ये हो गया हेयर कलर कैरेक्टर हो गया,
कैरेक्टर। और हेयर कलर में कौन सा कलर है? ग्रीन है, वाइट है, ब्लू है, रेड है, ये उसका ट्रेट हो गया। तो ये आप लोग कैरेक्टर और ट्रेट समझ गए। अब जैसे हम लोग जीन और अलील के बारे में बोले थे, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट मान लीजिए, जीन और अलील बेसिक टर्म में समझ लेते हैं। जीन और अलील क्या होती है? जीन जीन क्या होती है? जीन होती है या जीन का पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। जीन क्या होती है? जीन का डिफिनीशन लिखेंगे, द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, द बेसिक यूनिट ऑफ द हेरिडिटी that occupies a specific location on a chromosome. द बेसिक यूनिट ऑफ द हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या था? जो हमारे पूर्वज से कैरेक्टर हम लोगों में आ रहा है उसे हेरिडिटी कहते हैं। ये बेसिक टर्म है हेरिडिटी का, जो एक प्रॉपर लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन क्रोमोजोम पे रखती है, उसे हम जीन कहते हैं। अब जीन आप लोग समझ गए। अब हम अलील पे बात करेंगे। अलील क्या होती है? अलील के बारे में जानेंगे। अलील आप लोग समझ सकते, जैसे ये क्रोमोजोम के दो पेयर हैं, क्रोमोजोम है, ये एक पेयर है। हम लोग में 23 पेयर होती है। हम लोग पढ़ते हैं 2n=46, 2n=46 क्रोमोजोम नंबर। ये सिंगल पेयर है, ये सेकेंड पेयर है। ये सिंगल पेयर के ये जो है अलील है, ये एक अलील है, ये दूसरे अलील है। हम लोग अगर इसका डिफिनीशन देखें तो अलील आप लोग ऐसे तो समझ गए होंगे, पर डिफिनीशन लिखना ज़रूरी है। तो डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। अलील आप लोग सिंपल से समझ लीजिए, जो सेम कैरेक्टर के लिए कोड करे, जो सेम CHARS, जो सेम कैरेक्टर के लिए कोड करे, उसे हम अलील कहेंगे। सेम लोकस पे, सेम लोकस आप लोग को याद है पोजीशन, सेम लोकस पे जो सेम कैरेक्टर के लिए कोड करे उसे हम अलील कहेंगे। ठीक, अलील का डिफिनीशन देखेंगे। अलील हो गई अलील। अब हम लोग डिफिनीशन बाद में लिख लेंगे, अभी तत्काल हम लोग डोमिनेंट और रिसेसिव देख लेते हैं। डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन। रिसेसिव जीन, डोमिनेंट जीन क्या होती है और रिसेसिव जीन क्या होती है, ये बेसिक टर्म में ही आते हैं। ये सब हम लोग पहले जान लेते हैं, उसके बाद जेनेटिक्स हम लोग अच्छे से शुरू करेंगे। तो डोमिनेंट जीन क्या होती है? जीन शो देयर कैरेक्टर, जीन शो देयर कैरेक्टर एंड डोमिनेंट ओवर अदर जीन, एंड डोमिनेंट ओवर अदर जीन कॉल्ड डोमिनेंट जीन। जीन शो देयर कैरेक्टर, जो जीन अपना कैरेक्टर शो करता है उसे हम डोमिनेंट जीन कहते हैं। और रिसेसिव जीन, रिसेसिव जीन क्या होती है? जीन उसका उल्टा, जीन डज नॉट शो देयर कैरेक्टर, डज नॉट शो देयर कैरेक्टर, जीन डज नॉट शो देयर कैरेक्टर एंड सप्रेस बाय डोमिनेंट जीन,
सप्रेस मतलब दबाना होता है, जो डोमिनेंट जीन के द्वारा दब जाए उसे हम रिसेसिव जीन कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल जैसे देख लें, जैसे ये मान लीजिए प्लांट में ही देख लेते हैं, ये पी का प्लांट है और ये भी पी का प्लांट है और ये भी पी का प्लांट है। ये पी का प्लांट लंबा है, ये भी पी का प्लांट लंबा है, पर ये छोटा है। ये ऐसा क्या है हुआ? ये तब होता है जैसे एक लंबा प्लांट एक छोटे प्लांट के साथ गैमीट बनाया और इसका F1 जो जनरेशन होगा, F1 जनरेशन में ये डोमिनेंट प्लांट है, ये लंबा प्लांट है, इसका जो जीन होगा, इसका F1 जनरेशन में सभी लंबे प्लांट आ गए। इस यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो डोमिनेंट प्लांट था, ये छोटे हाइट वाले प्लांट के जीन को दबा दिया, सप्रेस कर दिया। तो इसका जो जीन था ये डोमिनेंट हो गया और इसका जो जीन जो सप्रेस हो गया डोमिनेंट जीन से, ये हो गया रिसेसिव जीन। और ये अपना कैरेक्टर शो कर दिया F1 जनरेशन में। जीन दैट शो देयर कैरेक्टर इन F1 जनरेशन कॉल्ड डोमिनेंट जीन। जीन जो अपना कैरेक्टर F1 जनरेशन में आगे जाके शो करता है उसे डोमिनेंट जीन कहते हैं। और जो डोमिनेंट जीन के द्वारा सप्रेस हो जाए, दब जाए, जो डोमिनेंट जीन के द्वारा सप्रेस हो जाए, दब जाए, उसे हम रिसेसिव जीन कहते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे डोमिनेंट और रिसेसिव जीन, डिफिनीशन हो ही गया। अब हम आप लोग को फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में पढ़ाएंगे। फिनोटाइप, FENOTYP, फिनोटाइप। फिनोटाइप जो हमें बाहर से दिखता है, बाहरी हमें आँखों से दिखता है, उसका आउटर स्ट्रक्चर, उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप में प्लांट या तो ये प्लांट जब लंबा है तो उसे हम टॉल प्लांट कहते हैं, वो लंबा दिखता है। प्लांट छोटा है तो वो छोटा दिखता है, उसे हम शॉर्ट प्लांट कहते हैं या डॉर्फ प्लांट कहते हैं। वो जो हमें बाहर से दिखता है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। अब जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप होता है जेनेटिक मेकअप, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। उसका जीन की बनावट यार, उसका जीन कैसे कैसे अरेंज हुआ है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप और जीनोटाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को लास्ट बेसिक टर्म एक होमोलोगस और एक होमोलोगस नहीं, हम लोग होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। होमोजाइगस क्या होती है? होमोजाइगस को हम लोग प्योर लाइन भी कहते हैं, प्योर लाइन। और हेटेरोजाइगस क्या होती है? पहले हम लोग होमोजाइगस देख लेते हैं। होमोजाइगस और प्योर लाइन, ठीक। होमोजाइगस जिसमें बोथ अलील, दोनों जो अलील होगा, बोथ अलील आर सेम, दोनों अलील सेम होगा। अलील आप समझ गए होंगे, जैसे ये क्रोमोजोम है, सेम लोकस पे जो सेम कैरेक्टर के लिए कोड करे उसे हम अलील कहते हैं। याद होगा, ये अलील है, ये अलील है। होमोजाइगस और प्योर लाइन क्या होती है? जो बोथ अलील आर सेम, जिसका दोनों अलील सेम हो उसे हम होमोलोगस माफ़ कीजिएगा, होमोजाइगस और प्योर लाइन कहते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं, ये क्रोमोजोम है, अगर ये टी है तो ये भी टी ही होगा। आप ये मत सोचिए ये टी क्या है, ये टी क्या है। अगर ये स्मॉल टी है तो ये भी स्मॉल टी ही होगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग इसे होमोजाइगस या प्योर लाइन कहेंगे। अब हेटेरोजाइगस क्या होती है?
हेटेरोजाइगस के बारे में हम लोग देखते हैं। हेटेरोजाइगस होती है जिसमें दोनों अलील सेम नहीं हो, बोथ अलील्स आर डिफरेंट, बोथ अलील आर डिफरेंट, इसको हम हेटेरोजाइगस कहेंगे। हेटेरो जैसे देख लीजिए आप लोग, ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम है, अगर ये टी है तो ये कैपिटल टी नहीं होगा, ये स्मॉल टी होगा या कुछ और होगा, जो भी हो, लेकिन दोनों सेम नहीं होगा, इसको हम हेटेरोजाइगस कहते हैं। हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस आप लोग समझ गए। देखिए अब ये टी और ये टी क्या है, ये टी टॉल को दिखाता है, ये स्मॉल टी ड्वार्फ को दिखाता है। जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, पी प्लांट का जो टॉल प्लांट था उसको उन्होंने टी से रिप्रेजेंट किया था, और जो स्मॉल प्लांट था पी प्लांट का, तो उसको उन्होंने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया था। कैपिटल टी फॉर डोमिनेंस, स्मॉल टी फॉर रिसेसिव। तो होमोजाइगस टॉल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, होमोजाइगस टॉल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, होमोजाइगस है जिसमें दोनों अलील सेम हो, ये याद रखना है। और टॉल है, टॉल के लिए हम लोग हमेशा टी का प्रयोग करेंगे। तो होमोजाइगस है तो एक अलील ये टी हो गया और एक अलील ये टी, मतलब दोनों अलील सेम होगा। तो होमोजाइगस टॉल के लिए हम लोग कैपिटल टी लिखेंगे। होमोजाइगस शॉर्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, होमोजाइगस शॉर्ट के लिए हम लोग लिखेंगे स्मॉल टी। क्या कि शॉर्ट है, शॉर्ट के लिए हम लोग स्मॉल टी का यूज करते हैं। और होमोजाइगस है, होमोजाइगस में मीन्स दोनों का अलील सेम होगा, जो फर्स्ट का अलील होगा वही सेकंड का होगा। क्रोमोजोम के पेयर का जो एक क्रोमोजोम के पेयर का जो, अगर ये टॉल है ये अगर ये शॉर्ट है तो ये भी शॉर्ट होगा, बहुत अलील साथ। ये शॉर्ट के लिए हम लोग टी यूज करते हैं, होमोजाइगस शॉर्ट के लिए स्मॉल टी यूज करेंगे। अब हेटेरोजाइगस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हेटेरोजाइगस के लिए हम लोग देख लेते हैं HETEROZYGOUS। हेटेरोजाइगस के लिए हम लोग देख लेते हैं। हेटेरोजाइगस मतलब बोथ अलील आर डिफरेंट, एक कैपिटल रहेगा तो एक स्मॉल रहेगा, एक, या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे तो लिखा जा सकता है पर लिखते नहीं है हम लोग, पहले कैपिटल को ही लिखते हैं। तो ये हेटेरोजाइगस हो गया, दोनों अलील आप देख सकते हैं, दोनों अलील डिफरेंट है। एक अलील हमने कैपिटल टी लिया तो एक अलील हमने स्मॉल टी लिया, ये हो गया हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो आप लोग होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस समझ गए। आज हम लोग अब अपना लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, हाउ टू फॉर्म गैमीट। क्या पढ़ रहे हैं, हाउ टू फॉर्म गैमीट हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक, तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये टी हेटेरोजाइगस प्लांट हमें कोई दिया हुआ है, तो हम उसका गैमीट कैसे बनाएंगे। तो लिखिए यहाँ देखिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हेटेरोजाइगस प्लांट दिया है, यहाँ हम लोग लिखेंगे गैमीट फॉर्मेशन, GAMET, गैमीट फॉर्मेशन, FORMATION। देखिए कुछ नहीं करना है, ये एक कैपिटल टी को अलग लिख देना है, एक स्मॉल टी को अलग लिख देना। ये हुआ कैसे, ये अभी आप लोग नहीं समझेंगे, हम आप लोग को बाद में समझाएंगे। और
आप लोग इतना तो समझ गए। सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये टी को अलग लिखना है, ये टी को अलग लिख देना है, गैमीट फॉर्म हो जाएगा। तो आगे हम लोग फिर से देखेंगे। जैसे इसका गैमीट हम लोग को बनाना है तो ये टी को अलग लिखेंगे, ये टी को अलग लिखेंगे। इसका गैमीट हम लोग को बनाना है तो ये टी को अलग लिखेंगे, ये टी को अलग लिखेंगे। तो गैमीट गैमीट आप लोग को बनाने के लिए आ गया होगा। तो आज हम अपना लेक्चर फर्स्ट जेनेटिक्स का यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम पी प्लांट के कंस्ट्रक्टिंग ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, डोमिनेंट कौन सा ट्रेट है, कौन सा ड्वार्फ है, वो सब देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्या होती है, डाईहाइब्रिड क्या होती है, फिर टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सब पढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। चलिए, दैट्स ऑल।